चलिए भाई क्लास, सभी बच्चे बिल्कुल चुप हो जाएंगे भाई। बच्चों भाई, ओए बंटवारा करके जल्दी बैठो। सुधांशु बैग में रखिए इसको। तो चुप हो जाओ बिल्कुल। ये सुनो, हाँ भाई पीछे बच्चों देखो, जितना ये है ना सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको पढ़ा तो दिया। क्वेश्चन बनाए बिना बात बनेगी नहीं, आप भी जानते हैं चीज ना। क्वेश्चन एक बार बना लेते हैं, एटलीस्ट ये हो कि सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स हो गए, टॉपिक हो गया, लेंचेस दो वाला टॉपिक हो गया। क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे, इसके वाले करवा दिए मैंने आपको। बस फिर मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन रह जाएंगे। टॉपिक में मोशनल ईएमएफ भी करा चुका आप लोगों को। एक नेक्स्ट क्लास में वो चीज हो जाएगी हमारी, मतलब कि थोड़ा सा बहुत तो अगली क्लास को लगेगी, लेकिन मेजर से मेजर खत्म करने की कोशिश करना आज। चलिए आप सब बच्चे चुप हो जाओ। मुझे ये बताओ, जो पहले 13 तक क्वेश्चंस थे, ये तो लेंजिस लॉ बेस्ड थे। लेंजिस लॉ बेस्ड थे, वो तो मैं आते ही हैं। डायरेक्शन बतानी भाई, पढ़ लियोगे आप लोग, इसको तो करवा दिए थे मैंने। अब ये जो मोशनल ईएमएफ है, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं करा रहा हूं। मैंने टॉपिक करवा दिया बट क्वेश्चंस नहीं करवाए। इसमें हालांकि एक केस भी है जो हमने नहीं कराया, वो रोड रोटेट करने वाला, वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो भी अभी नहीं कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ से इंडक्टेंस से 28 क्वेश्चन से शुरू के 13 तक हो गए और फिर से 28 पर 14-15 क्वेश्चन बीच के मोशनल ईएमएफ के हैं, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। टॉपिक करवा चुका हूँ जिसमें रोड को आगे स्लाइड करना होता है। याद तो रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे अगली क्लास तक। अब सुनो, ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले पूरे सारे क्वेश्चंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के करेंगे, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आज पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल चुप रहेंगे और देखो लर्निंग पे ज्यादा फोकस रखो यार, मस्ती वस्ती छोड़ दो। क्वेश्चन क्या है पढ़ो एक बार। The current in the primary coil of a pair of coils changes from 7 ampere to 3 amperes in 0.04 seconds. वो बोल रहे हैं कि किसी कॉइल में ना करंट चेंज हो रहा है, बोलो कितने से कितने, 7 एम्पियर से 3 एम्पियर, और कितना टाइम ले रहा है बोलो, 0.04 सेकंड्स का समय भी ले रहा है। कह रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में चेंज इतना है, मतलब पहले वाली कॉइल में करंट का चेंज इतना है, सेकंड वाली कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। सही बात बोल रहा हूं? तो E2 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा बोलो, MdI1 बाय में क्या बोलो, dt। माइनस भी लगाओ तो आप लोग, तो मुझे बताना जरा कितना आएगा, 0.5। करंट का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल करंट इज 3, इनिशियल इज 7 एंड द टाइम चेंज इज 0.04। दिस विल बी 0.5 इनटू में तो अब समझ लेना आप लोग क्या करना है भाई, क्या करना है बोलो। पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर ही जाएगा एक्स्ट्रा ना, तो 20 1 0 डिवाइड बाय 4 50 आ रहा है ऑप्शन। 50 वोल्ट का ऑप्शन है ना, तो 50 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना था, मैं कह रहा हूं जिसको आता है फॉर्मूला लगाना वो कर देगा इस क्वेश्चन को। सही बात है कि नहीं? चलिए अगला समझते हैं। 29th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस तरह की चीजें आप लोगों को ना पहले भी सिखा चुका हूं 29 जैसी। ये क्वेश्चन में ना दो चीजों के बीच में ग्राफ बना के दिखाया है। एक एक्सिस पे फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल है, और ये है करंट इन द फर्स्ट कॉइल। आप लोगों को ऐसे दिया गया है, और स्केल्स भी दिए गए हैं, 2 है तो 5 है, 4 पे 10 का स्केल है, और 6 पे 15 का स्केल है। क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा टू कॉइल्स C1 and C2 are placed close to each other. The magnetic flux Phi2 linked with the coil 2 varies with the current I1 flowing in the coil 1 as shown in the figure. कह रहा दो कॉइल बगल बगल में रखी गई थी, पहली कॉइल में करंट चेंज हुआ, दूसरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो फ्लक्स में चेंज आया होगा। तो Phi2 बता रहा है आप लोगों को कैसे बदला, विद द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। रितिका, करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इन द सेकंड कॉइल बोलो क्या होगा, इंक्रीज। सबने पढ़ा है डायरेक्ट रिलेशन होता है, सबने पढ़ा है डायरेक्ट रिलेशन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वही वो दिखा रहा है आप लोगों को। अब वो क्या बोलेगा क्वेश्चन समझो, ग्राफ सही बनाया उसने, फाई डायरेक्टेड टू आई। अब आगे बढ़ो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। आप लोग एक बात जानते हो कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सीधे तौर पे
वो फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल डिवाइड बाय करंट इन द फर्स्ट कॉइल होगा। अरे ये तो होगा फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल डिवाइड बाय करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो मुझे बताओ जरा सीधा सीधा किसी भी जगह से निकाल लो इस चीज को कि 6 पर हमारा कितने का फ्लक्स था बोलो 15 का, तो 15 यूनिट का फ्लक्स व्हेन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 6। नहीं है बात समझे? कितना आंसर आएगा बोलो? 5/2 2.5 2.5। नहीं है बात समझ में? हेनरी का क्लियर ही नहीं हुआ। किसी से भी कर लो, जब 2 का करंट था 5 की फ्लक्स थी, 5/2 करोगे तो भी 2.5 आएगा। जब 4 का करंट था तो 10 की फ्लक्स थी, तो 10/4 करोगे तो भी आएगा। सबको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है 5/I। तो मैंने एक पर्टिकुलर करंट पे एक फ्लक्स रख के निकाल लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। नहीं है बात समझ में? पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालो, अगर इंड्यूस ईएमएफ 100 वोल्ट का है, इंड्यूस ईएमएफ 100 वोल्ट का है, तो मैंने बोला कि E बराबर क्या होता है बोलो? M dI बाय में बोलो क्या? dt। I1 I2 डाल देंगे जो भी डालना है, I1 बोल रहा है इसको, ये 2 का होगा फिर। तो मुझे सब बच्चे बताना जरा, सेकंड कॉइल का फ्लक्स बोलो कितना होगा? ईएमएफ कितना होगा बोलो? 200। सेकंड कॉइल 100 है, 100 ये होएगा 2.5 और निकाल लो di1 बाय में क्या? dt। तो di1 बाय में dt अगर मैं करूंगा 100 बाय में डाई तो कितना आएगा? 40 एम्पियर पर सेकंड। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? कचर लगे ये देखो, समझ में आ गई वाली बात नहीं है। चलो अब इसका जवाब दो। आता है? 2 concentric circular coils X and Y having the radius R1 and R2, एक की वजह से दूसरे में कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा? कर लोगे? बढ़ो आगे, पढ़ लेना इसके बारे में। डिफाइन द म्यूचुअल। अच्छा ये जो पता है क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब आया है ना, तो इसमें एक पार्ट दे दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस का और एक पार्ट इन्होंने दे दिया मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का। ये वहां का है स्ट्रेट वायर की वजह से लूप पे कितना फोर्स लगेगा। तो याद करो, जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट होता है वो रिपेल करती है, अपोजिट वाली अट्रैक्ट करती है, तो इसकी एक साइड अट्रैक्ट होगी, एक रिपेल होगी। तो ये एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन जो था आधा वहां से था आधा वहां से था, तो इन्होंने इधर डाल दिया। बट मैं इसको सिखाऊंगा वहीं पर ही, क्योंकि आप लोगों को पता है पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स लगता है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिपेल करती है और अपोजिट डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करती है। भूल गए क्या ऐसा कुछ? तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं कराऊंगा बिकॉज ये क्वेश्चन है ही इस चैप्टर का। सिर्फ पहला वाला पार्ट यहाँ का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। कर लोगे आप लोग? तो इसका सेकंड पार्ट नहीं करना है बच्चों, छोड़ देंगे इसको। चलिए 32वां मुझे बताओ जरा, आता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है आप लोगों को, ड्राइव करने 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड है। कर लोगे? अरे कर लोगे? ये ना देखो, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड, एक का R2 रेडियस है, एक का बोलो क्या है? R1। सिखा रखा है? चलो अब देख लो कितनी बार आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बता दोगे? उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ो उसका। बड़ा इजी पेपर आता है यार इस वाले चैप्टर से, आप लोग अच्छे से बस एक बार समझ जाओ। तो इसका सेकंड पार्ट समझो। अरे बात नहीं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बताओ कैसे करोगे? अरे यार सब कुछ दिख रहा है यार। बंसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 हेनरी। बोर्ड पे देखते चलो। करंट कॉइल में कितने से कितने चेंज हो रहा है बोलो? 0 से 20। कितना समय ले रहा है? कह रहा है ईएमएफ कितना? व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स? अच्छा है, फ्लक्स का चेंज पूछ रहा है। किसका बोलो? अब तुम्हें ये लगा था कि जब करंट के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बता रहा है, तो ईएमएफ निकल जाएगा, क्योंकि हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ईएमएफ की जगह पर उसने क्या पूछा? फ्लक्स का चेंज। क्या तुम लोग नहीं जानते कि जो ईएमएफ होता है वो d∅dt होता है? नहीं पता? पता है ना, सबको पता है। अब बताओ dt से dt, तो d∅ में जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो कितना आएगा बोलो? माइनस में m di। m कितना दिया हुआ है? 1.5 और करंट का चेंज बोलो कितना है? 0 से 20, तो 20 का चेंज है बच्चों, तो 20 इंटरमीडिएट कर देंगे, 30 का फ्लक्स का चेंज आ जाएगा, 30 वेबर बोल देंगे। वेबर में लिखते हैं फ्लक्स को। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आशीष नहीं है बात समझ, है ना? सिंपल है यार, ये मैं पूछता वो भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा और हल्का सा एडवांस कर दिया कि भाई फ्लक्स उसमें डाल दिया तो फ्लक्स का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है, समझ में आ रही बात? तो भैया तुम लोगों को अलग टाइम बताया गया था। थोड़ा सा टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस समझो। तुम लोग पता है 2:23 में निकले थे यहाँ से, मैंने देखा था वैक्स निकलते हुए, जब 2 मिनट बचे थे खुद ही सोच में थे कि नहीं निकलना चाहिए। निकल गए तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस, खत्म होने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। सुनो अच्छा ये बताओ भाई, ये बताओ सब बच्चे, बोर्ड पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं, एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 20। समझ रहे हो कौन सा केस है? मैंने क्या बोला था, बहुत ज्यादा आता है। एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 20। कह रहा है बताओ जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा इस अरेंजमेंट का? फॉर्मूला पता है? उस फॉर्मूले में रेडियस को रख देना, निकल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में?
अरे क्या हो गया भाई, Yes, sir. कर लोगे ना? Yes, sir. और कह रहा है इफ द करंट पास्ड थ्रू द मतलब करंट अगर इतने की रेट से चेंज हो रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इनर लूप में। यार मुझे तुम एक बात बताओ, ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है किसी भी लूप के अंदर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू में बोलो क्या, डीआई बाई डी टी। अरे सेकंड में या फर्स्ट में जिसमें भी होगा ऐसे होगा। अगर सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहा है फर्स्ट में चेंज होएगा, फर्स्ट में पूछ रहा है सेकंड में चेंज होएगा। अब आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, अरे दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स वाला पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूले से एम आ जाएगा, वैल्यू दी हुई है एम आ जाएगा। और डीआई बाई डी बता तो रहा है वो आप लोगों को कि 5 एम्पियर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, 5 एम्पियर नहीं आ रही बात समझ में? तो ये भी दे चुका है, ये निकल जाएगा, ये में इंड्यूस आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ रहा, कुछ भी नहीं है। आप देखिए एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत दमदार कोई न्यूमेरिकल दिख गया है, तो कोई है ही नहीं। आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ईएमआई से क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ईएमआई से बढ़िया जाएगा पेपर। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब सभी चैप्टर्स के ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसा बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल किसी से नहीं आता। बस घर पे एक बार आप लोग खुद भी बैठ के एमटीजी करें, ये तो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, तो उसके बाद आपका भी काम बनता है कि आप घर पे बैठ के एक बार एमटीजी कर लो, और ज्यादा समय थोड़ा लगेगा। साथ के सारे तो मैं बता रहा हूँ आप लोग करने कैसे। चलो अगला बताओ, फिर देख लो भाई, देख लो दो सर्कुलर कॉइल दिख गया, क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। फिर म्यूचुअल दो सोलेनोइड्स फिर आ गया। फिर बोलते हैं एक्सपेरिमेंट में दो कॉइल्स हैं आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 1। फिर वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का ड्राइव करना है आप लोगों को, ईएमएफ का। फिर ड्राइव है सोलेनोइड वाला ड्राइव है। आज खत्म हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हैं आप लोगों को। अब आ जाओ सेल्फ इंडक्टेंस में, समझ में आ गया म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन सारे। सेल्फ इंडक्टेंस पे आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी देखो, बातें कम काम ज्यादा। 39 पढ़ते हैं एक बार। कहता था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ 600 टन्स इज 108 मिली हेनरी। एक इंडक्टर कॉइल है, उसके पास कितने टर्न्स हैं? 600। उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलो कितना है? 108 मिली हेनरी। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, बस बोर्ड पे देखना है आप लोगों को। कह रहा था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल जिसके अंदर 500 टर्न्स हो, जिसके अंदर 500 टर्न्स होंगे, सेम लेंथ होगी, सेम रेडियस होगा, सेम मीडियम होगा, विल बी। क्या क्वेश्चन समझे आप लोग? कह रहा है कि एक कॉइल है, उसके पास 600 टर्न्स है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 108 हेनरी है। बताइए अगर 500 टर्न्स हो बट लेंथ और क्या बोला, लेंथ और रेडियस और मीडियम ये सब कुछ अगर सेम है तो बताओ जरा इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो मुझे तुम एक बात बताओ, तुमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ध्यान सुनो, यहां वो दे रहा है टोटल टर्न्स, और आपको पता है इस फॉर्मूले में जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है। टोटल टर्न तो है नहीं यहां पर, लेकिन यही आपको समझदारी दिखाने की थोड़ी थी कि आप लोग जानते हो कि एन क्या होता है? कैपिटल एन बाय एल, कैपिटल एन बाय एल। खुशी, तो मेरे को टोटल टर्न्स का जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, तो मैं अपने फॉर्मूले को टोटल टर्न्स में ही लेके आता हूं। तो मैंने बोला भाई एल कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट, इसकी जगह पे वो रखूं तो बोलो क्या आएगा? एन स्क्वायर एल स्क्वायर एल ए। बताओ इसी इंडक्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब तुम सब बच्चे मुझे बस एक बात बताने की कोशिश करो, दोनों का मीडियम सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो एरिया भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, बस किस चीज का फर्क है? एन का। और एल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल बोलो? एन स्क्वायर के। नहीं आ रही मेरी बात समझ में ना? तो दो तीन तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग ऐसे करेंगे कि ये L1 है, ये N1 है, तो बताओ अगर इतने टर्न्स हुए तो कितना इसका सेल्फ इंडक्टेंस होएगा? बोला है कि नहीं? तो मैं एक तरीका तो ये वाला अप्रोच अपनाऊंगा कि दूसरे वाले की जो सेल्फ इंडक्टेंस होएगी वो कितनी होएगी? ध्यान दो, म्यू नॉट जितने उसके टर्न्स हैं उसका स्क्वायर, और बोलो क्या? ए बाय में बोलो क्या? एल। अच्छा ए एल और म्यू नॉट पे मैं कुछ भी अलग क्यों नहीं लगा रहा? बिकॉज वो दोनों के लिए बोलो क्या है? सेम है। यहां वाले के लिए आप बोलोगे पहले वाले का जो इंडक्टेंस होएगा वो क्या आएगा? म्यू नॉट N1 का स्क्वायर, ए बाय में बोलो क्या? अरे समझ नहीं आ रहा सर क्या बोले जा रहे? अब बताना, L तुम्हें पता है, N तुम्हें पता है, यहां से म्यू नॉट ए बाय एल की वैल्यू निकल जाएगी, और म्यू नॉट ए बाय एल की वैल्यू वहां पर पुट हो जाएगी, सेम नहीं होगी? N2 पता ही है, L आ जाएगा। या क्या करो, या क्या करो आप लोग सीधा रेशियो निकाल लो, L2 बाय L1, L2 बाय बताना है उसको रेशियो करोगे तो एरिया सेम है, लेंथ सेम है, म्यू नॉट सेम है, तो बस क्या बच जाएगा बोलो जरा? N2 का स्क्वायर अपॉन में। खत्म, अब खत्म क्वेश्चन। पहली बार समझने में समय लगेगा, अगली बार तो आप इसको सीधा निपटाओगे कि टोटल टर्न्स दिए हुए, सीधा सा टोटल टर्न्स का फॉर्मूला लिया मैंने। दोनों के लिए मैंने क्या बोला? सिर्फ टर्न्स अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। टर्न्स अलग है इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस भी अलग हो जा रहा है।
तो मैंने कहा दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाया टर्न्स के हिसाब से और डिवाइड करा तो ये आया। तो सब बच्चे मुझे बताओ, मुझे L2 निकालना है। L1 बोलो कितना है 108 मिली हेनरी। मुझे बताओ N2 कितना 500, 500 का स्क्वायर अपन में बोलो क्या, तो बोलो L2 कितना आएगा, 2 जीरो 4 जीरो इसके लिए 4 जीरो इसकी कट जाएंगे, 25/36 25/36 इंटू 108, 36 से 108 3 पे कट रहा है तो 75 आ जाएगा, 75 मिली हेनरी है ऑप्शन। आ गया आंसर, समझ नहीं आया ना, फॉर्मूले से था। इसको आप मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई, ये मैं ना भी कराऊं ना तो भी पेपर में बनना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब सिंपल तरीके से पकड़ में आ जाते हैं कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से, ये थ्योरेटिकल पढ़ लो एक बार। A constant current is flowing through a solenoid. An iron rod is inserted into the solenoid along its axis. Which of the following quantity will not increase? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने किसी सोलिनॉइड के अंदर आयरन रोड इंसर्ट कर दी है, सुनो यार, एक सोलिनॉइड के अंदर तुम लोगों ने क्या करा है, आयरन रोड इंसर्ट कर दी, तो तुमने पता है बस क्या करा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस तो बदल जाएगा। वैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। अब जब एयर थी, व्हेन एयर एज अ मीडियम, air as a medium, when iron as a medium, तो आपको पता है म्यू नॉट तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है। अब क्या आएगा बोलो, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम या आयरन, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम आएगी और एन स्क्वायर एल आएगा, नहीं आ रही मेरी बात सुनने। और मीडियम की परमेबिलिटी जो होती है हमेशा वैक्यूम से बोलो क्या होगी, ज्यादा, जैसे परमिटिविटी से ज्यादा होती है, सब मीडियम्स की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होती है, तो वैसे ही परमेबिलिटी भी हर मीडियम की वैक्यूम से ज्यादा होगा। तो मुझे तुम ये बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस तो गारंटेड बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। आयरन रोड आते ही सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं आएगा बात समझ, इसी का है ना। तो मुझे तुम बताओ क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बहुत बढ़िया आशीष, क्योंकि आपको पता है सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, म्यू नॉट एन आई। तो यार तुम्हारा म्यू नॉट बदल गया ना, पहले एयर का था अब आयरन का है, तो म्यूस का ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलेगा। उसने बोला कि कौन सा नहीं बदलेगा, कौन सी चीज नहीं बदलेगी, तो ये तो बदलेगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स, यार मैग्नेटिक फ्लक्स बी पे डिपेंड करता है और बी बदल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एनबीए cos थीटा और बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो सर ये भी कांस्टेंट नहीं है। द रेट ऑफ हीटिंग, द रेट ऑफ हीटिंग, उसका रेट ऑफ हीटिंग जो होगा, अब आप हाँ पहले इसके बोलेंगे, एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होएगा। तो रेट ऑफ हीटिंग बस बोल सकते हो आप लोग कि रेट ऑफ हीटिंग चेंज नहीं होगी, बस रेट ऑफ हीटिंग के लिए इसका वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हाफ एल आई स्क्वायर वाला कांसेप्ट अगर हम लगाएंगे इसके अंदर, एनर्जी वाला, हाँ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। ये एक्चुअली में देखो, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो पता लग जाएगा कैसे। सुनो भाई, वैसे तो देखो इसको रेक्टिफाई करके आंसर कर सकते थे हम। 3 में चेंजेस दिख रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं भी हो तो मतलब हमें पता है 3 में तो होना नहीं है, कंफर्म्ड है। पहले दूसरी और चौथी वाले ऑप्शन में समझ में आ रही है, तीसरी वाली बच गई है, वही करेक्ट होगी। लेकिन सुन लो, एक्चुअली में एक बात है जो हमने नहीं करी है और जरूरी भी नहीं थी, क्योंकि एनर्जी वाला इसमें डिस्कशन बोला ही नहीं है सिलेबस में। किसी भी इंडक्टर के अंदर जब आपकी ये फील्ड चल रही होती है तो इस इंडक्टर के पास कुछ की एनर्जी होती है, जैसे कि तुम्हें याद है कैपेसिटर के पास भी एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने ना। तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ LI स्क्वायर, हाफ, अरे एक इंडक्टर कॉइल के पास जो एनर्जी होती है वो हाफ LI स्क्वायर होती है, हाफ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों नहीं कर रही है, L तो करता है, L तो करता है। तो थोड़ा सा देखो, अगर तुम समझना ही चाहते सुन लो, U बराबर में हाफ, L क्या होता है बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, सुनते चलो। और करंट को मैं क्या बोल सकता हूं बोलो, B अपॉन में म्यू नॉट एन का स्क्वायर। मैं दिखाता हूं कि म्यू नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो B कर रहा है, फ्लक्स भी कर रहा है। फ्लक्स क्यों कर रहा है बोलो, क्योंकि B पे डिपेंडेंसी है, फ्लक्स भी कर रहा है, समझ में आ रही बात। सेल्फ इंडक्टेंस भी कर रहा है, वो सब चेंज होएंगे, वो सब चेंज होने लग जाएंगे जैसी रोड इंसर्ट होगी, बट एनर्जी चेंज नहीं होती है।
एनर्जी क्यों चेंज होती है? एनर्जी है हाफ Li स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर Al और By में म्यू नॉट n। समझ रहे मैंने क्या करा है? इसका स्क्वायर। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं हो रहा चेंज? ध्यान से देखो नीचे बोलो क्या आएगा, म्यू नॉट का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर, और बी में अगर हम बात करेंगे 1 सेकंड, 1 मिनट बच जाएगा, 1 मिनट बच जाएगा क्योंकि उसमें म्यू नॉट n I आएगा और एनर्जी में बचेगा। उसमें क्वेश्चन ये है ना, विल नॉट इंक्रीज, चेंज हो जाएगा। हां विल नॉट इंक्रीज, ये तो डिक्रीज हो रही है। इसको देखेंगे, चलो एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं, क्लास टाइम नहीं लगाएंगे, किसी क्वेश्चन ज्यादा रुकेंगे नहीं, इसको देखेंगे। फिलहाल आपको अगर इसका आंसर वैसे समझना हो तो 3 चीजें आपको समझ में आ रही हैं, चौथी चीज को आप लोगों फिलहाल टिक कर दीजिए। क्वेश्चन वाइज समझ में आ रहा है, बस सोचना है कि रेट ऑफ मीटिंग ऐसा क्यों नहीं हुआ, सोचेंगे इस पे, कोई नहीं। आ जाओ फटाफट से क्लास प्लीज, बोर्ड पे क्वेश्चन बोलो जल्दी से। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड आर डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बिकम कितने टाइम्स? अगर उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं, बोलना भाई, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं, तो यार आपका L होता है म्यू नॉट n स्क्वायर Al। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे, सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थोड़ा बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स बोला है, तो कोई नहीं यार, कर लो चेंज, इसको क्या दिक्कत है, अभी तो करवाया है चेंज, अब भूल रहे हो तुम लोग, नहीं आ रहा यार। चलो फिर भी तो L जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करोगे सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा लो? तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 20 में क्वेश्चन आएगा, सीधा 4 लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल कंडक्टर। कह रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका ग्राफ बना के दिखाओ di/dt के साथ। अभी क्वेश्चन भी करा है वैसे, लेकिन कुछ सोचो यार, किसी भी फॉर्मूले में दोनों को पढ़ा है, E और di/dt को पढ़ा है सर। E बराबर होता है mdi/, पढ़ा है, L di/dt पढ़ा है आप लोगों ने, तो मुझे बताना जरा, L तो कांस्टेंट होता है, तो di/dt बढ़ेगा तो EV, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ही EMF बढ़ेगा, सीधा आएगा ग्राफ। नहीं आ रही बात समझ में? अनामिका नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या? थोड़ी देर एक्टिव रहे, समझ में आ रही है यहाँ तक की चीज। उसके बाद मुझे बताओ जरा सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सब बता दोगे आप लोग? चलो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन डाल दिया फिर से यहाँ पर, गलती से इसलिए डाल रहा है कि सेल्फ इंडक्शन वाला क्वेश्चन इसके साथ एसोसिएट है, तो इसलिए वहां वाला यहाँ पर भी डल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हें पता है कि कैसे करना होता है 2 सोलेनॉइड्स वाला। उसके बाद यार एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का नहीं आना चाहिए, ये ड्राइव सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, हाफ Li स्क्वायर। पिछले साल के एमडी जी तो, हाँ तो ये पिछले साल के तो हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, बस याद रखो एक इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ Li स्क्वायर, क्योंकि इंडक्टर के पास करंट I होगा, इंडक्टेंस उसका L होगा, तो एनर्जी कितनी होती है, हाफ Li स्क्वायर। कृतिका नहीं समझी है ना? चलो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, 46 को। 46 क्वेश्चन बच्चों बस खत्म होने वाला है। 46 क्वेश्चन पढ़ो। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसके पास 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है 15 टर्न्स, अच्छा टर्न्स पर यूनिट लेंथ बता रहा है, तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो स्मॉल एन बता रहा है। क्या बता रहा है बोलो? स्मॉल एन। अगर तुम इसको एसआई यूनिट में लेके जाओ तो क्या बोलोगे? क्योंकि पर सेंटीमीटर बता रहा है, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में करूंगा तो पता है ना नीचे, समझ रहे हो बात को, 10 की पावर -2 नीचे आ जाएगा। अगर पर सेंटीमीटर पे 15 टर्न्स है, तो अगर आप इसको मीटर पे करोगे पर मीटर पे तो 1500 टर्न्स हो जाएंगे। समझे नहीं ना यार? वो पर का मतलब नीचे होता है ना? आप इसको यूं बोल सकते हो 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो नीचे 10 की पावर -2 आएगा, जो कि ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 टर्न्स पर मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा आगे बढ़ो। एरिया कितना है बोलो? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी करोगे तो 2 गुना में 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये समझ पाते तुम लोग? सेंटीमीटर 10 की पावर -2 होएगा, स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। आगे बढ़ो। प्लेस इन द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, if the current carried by the solenoid steadily changes from this to this, what is the induced EMF in it? सिंपल तो हो गया यार। आप लोगों को बोला है कि करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2 से 4 कितने समय में? 0.1 सेकंड में। मुझे EMF इंड्यूस बताओ कितना होगा? तो EMF कितना होगा बोलो जरा? L di/dt। बच्चों प्लीज, you know that EMF induced is nothing but is L di/dt। एक ही कॉइल की बात हो रही है। और मुझे तुम बताओ जरा, सबको di/dt पता है?
बोलो डी आई बाई डी टी कितना है सर? डी आई यहाँ से निकाल लेंगे, डी टी यहाँ से पता है। एल कैसे निकालोगे? एल क्या होता है बोलो? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। क्या क्या पता है? एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ मिसिंग है, मैं हर साल कराता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। म्यू नॉट पता है तुम लोगों को? कितना है बोलना? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन दिया हुआ है 1500। ए दिया हुआ है 10 की पावर ए दिया हुआ है 2 गुना में 10 की पावर -4। और बताओ बच्चों, जो एल है ना वो आपको इस क्वेश्चन में मिसिंग है, एक्चुअली मिलेगा, यहाँ पर मिसिंग है, इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन आपको एल मिलेगा, ध्यान रखना। पीछे देख लेते क्या दिया हुआ इन्होंने एल, लेकिन एल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, तभी सेल्फ इंडक्टेंस निकल सकता है। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा, ए पे निकल जाएगा। समझे नहीं ना बात को? क्या मतलब? भी तो होता है, ठीक है, फाई की वैल्यू b एक cos थीटा, b म्यू नॉट n i से निकल जाएगा, a पता है हमें। म्यू नॉट एन आई, आई कहाँ है तेरे पास? i दे तो रखा है, इसे चेंज है ना? सर म्यू नॉट n कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, di by dt बचेगा। एक सेकंड, नहीं वो कह रहा है वो हो भी सकता है, करके देख लेते एक बार। व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन? कहाँ गया? देखो यही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, देखो इस क्वेश्चन में देखो लेंथ ये 1 सेंटीमीटर ले रहा है। व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन ये 1 सेंटीमीटर वहां पर लिखना भूल गए, बट यहाँ पर इन्होंने लिया ना 1 सेंटीमीटर। समझे नहीं मेरी बात को? पर सेंटीमीटर बोला था इसलिए तो हाँ ये भी बोल सकते हो कि वो पर सेंटीमीटर बोल रहा था, हमने लेंथ ही 1 सेंटीमीटर ट्रीट कर ली। कितनी सेंटीमीटर? 1। लेकिन फिर वो गड़बड़ है, फिर आप लोग टर्न्स 1500 नहीं मान सकते, फिर आप 1500 नहीं मान सकते, फिर आप 1 मीटर मान के चलिए। मेरी बात सुन लीजिए, क्लास सुन लीजिए। अरे ठीक है सुन लो। अरे बच्चों बोर्ड पे सुनो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा है लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आप लोगों ने 1500 टर्न कितनी लेंथ पे माने? 1 मीटर लेंथ पे। 1 मीटर लेंथ पे तो 1500 टर्न माने ना, तो आप लोग लेंथ को कितना ट्रीट करके चल सकते हो? 1 मीटर ना। तो 1 मीटर की लेंथ हो गई, उसके बाद आप सेल्फ इंडक्टेंस से निकाल लीजिए। मेरे को बस एक बात बताओ, चलो छोड़ दीजिए, तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल होने वाला है कुछ भी, अब वैल्यूज चेक करो सारी की सारी, कि इन वैल्यूज के जरिए क्या आप ईएमएफ नहीं निकाल पाएंगे? या डी आई बाई डी टी तुम्हें आई का चेंज बता दिया, टाइम बता दिया। फिजिक्स में इतने आसान क्वेश्चन जनरली बनने नहीं चाहिए। मतलब आप देखेंगे और चैप्टर्स के रियोप्टिक्स वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे दमदार भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर आई का चेंज दे दिया, यहाँ पर टाइम का चेंज दे दिया, एल निकालने के लिए सारे पैरामीटर्स अवेलेबल करके बैठा है। स्मॉल एन भी देके बैठा है, ए भी देके बैठा है, एल भी आप लोग 1 मीटर मान के चलिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लवनीत नहीं आ रही बात में? एल निकलेगा, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? पक्का क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? मुश्किल लग रही है न्यूमेरिकल? इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर जो क्वेश्चन है वो सुनो, ये वाला बस बचा है न्यूमेरिकल ना। एक बार मैं इन दोनों को देख लूं पहले, उसको फिर तसल्ली से करते हैं लास्ट है। ये वाला क्या है भाई? ये मोशनल ईएमएफ का डाल दिया यहाँ पर, मोशनल ईएमएफ का। सुन लो मुझे बताना जरा, अगर मैं इस रोड को बाहर की तरफ स्लाइड कर रहा हूं, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? बीएलवी। कितना आएगा बोलो? और कितना करंट इंड्यूस होगा? बीएलवी बाय में क्या? आर। अरे रेजिस्टेंस कुछ याद नहीं आ रहा, कल का हम आज भूल जाते हैं, आज का हम कल तक भूल जाएंगे, ऐसे ही है। ओ भैया तुम लोगों को याद नहीं आ रहा क्या? अगर रोड बाहर की तरफ जाती है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी बोलो? बीएलवी। और करंट कितना होता है बोलो? ई बाय में रेजिस्टेंस होता है बाहर, तो बीएलवी बाय में बोलो क्या? उसका ड्राइव करने को बोल रहा है बस, इसके अंदर या एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है बस। समझ में आ रहा है? करवाया था कि नहीं करवाया था? पक्का? अच्छा, इसका आंसर कर दो जल्दी से। The current flowing through an inductor of the self inductance L is continuously increasing. करंट एक इंडक्टर कॉइल के अंदर बढ़ रहा है, तो प्लॉट करो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, पढ़ा है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट का रिलेशन डायरेक्ट होता है। बोलो कैसा ग्राफ बनेगा? रमिका क्लियर है? उसने बोला कि एक इंडक्टर कॉइल के अंदर हम करंट बढ़ा रहे हैं, तो बताओ फ्लक्स कैसे बदल रहा होगा? फ्लक्स और करंट कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट ग्राफ आएगा, मुश्किल है नहीं कुछ भी।
उसके बाद बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डीआई बाय डीटी। अभी तो करवाया बच्चों, एंड डीआई बाय डीटी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंक्रीज करेगा, अरे नहीं आ रहा भाई। उसके बाद मैग्नेटिक वाइज इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस द करंट। हालांकि ये बनना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ Li स्क्वायर। तो U और I के बीच का जो ग्राफ बनेगा ऐसे बढ़ेगा, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, स्क्वायर है वो, है ना, थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा एकदम से बाद में। एक पे एक आएगा, दो पे सीधा 4 और 3 पे सीधा 9, ऐसे बढ़ेगा, सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रही बात आशीष? नहीं हो रहा। अब बस आज का लास्ट क्वेश्चन ये, और उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इस सब चीजें खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा आया था। आ जाओ आ जाओ। 47 क्वेश्चन कहता है द करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस 16 मिली हेनरी, एक का 16 मिली हेनरी है, एक दूसरी कॉइल है उसका बोलो कितना है, 12 मिली हेनरी है। इसका 16 मिली हेनरी है, इसका 12 मिली हेनरी है। आज आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, दोनों में करंट सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? दोनों का डी बाई डी टी सेम लेना है, दोनों का डी बाई डी टी। क्वेश्चन में बोल दिया दोनों में सेम रेट से करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, एक का 12 हेनरी है, एक का 16 हेनरी है, बट डी बाई डी टी दोनों में बोलो कैसा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन बोथ द इंडक्टर्स इज सेम इफ द पावर सप्लाइड इन द टू आर इक्वल। पावर भी दोनों में बोलो कैसी है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज इनटू करंट भी इनका सेम है बेसिकली। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेजेस? वोल्टेजेस की क्या रेशियो, मतलब ईएमएफ की रेशियो क्या होगी? सब बच्चे बताना इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा, L1 di1 बाय में क्या बोलो dt, और इसका बोलो क्या होगा L2 di2 बाय में dt, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में बोलो क्या है, सेम है। तो E1 बाय में E2 का रेशियो यानी वोल्टेजेस का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा? समझ गए ना आप लोग? नहीं समझ पा रहे? दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलो क्या है, सेम। काट देंगे तो L1 बाय L2 का रेशियो यानी 16 बाय में 12, 4 बाय में 3 रेशियो आ जाएगा। किसको दिक्कत है मुझे बताओ जरा, नहीं आया ना समझ में? क्या रहा है बताओ जरा, दोनों में करंट्स का रेशियो। अब करंट्स कैसे निकालूंगा, दोनों की पावर सेम बोली है, दोनों की, तो मुझे पता पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो जो इसकी वोल्टेज होगी E1 इंटू में जो इसका करंट होगा I1, उसका प्रोडक्ट बराबर होगा E2 इंटू, समझे नहीं? समझ गए बात को? पावर सेम बताइए, तो मुझे बताओ जरा I1 बाय में I2 कितना आ गया, E2 बाय E1, और E2 बाय E1 3/4 है, तो I1 बाय I2 आ गया 3/4। चलो नेक्स्ट इन लास्ट पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकंड? सो एनर्जी होता है हाफ Li स्क्वायर, तो L1 I1 का स्क्वायर अपन में हाफ L2 I2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताना, हाफ से हाफ कट जाएगा, एक तो बचेगा L1 L2, एक बचेगा I1 बाय में I2 का स्क्वायर। मुझे बताओ L1 बाय L2 का रेशियो कितना है, हो रहा 16 बाय में 12, और I1 बाय में I2 का रेशियो कितना है, 3/4 का स्क्वायर। इससे आसान क्या होगा यार, तो ये है 4/3 और ये है 9/16, तो 3/4 इसका आंसर आ गया एनर्जी स्टोर। मुश्किल था क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था, तो ज्यादा वैल्यू कुछ मुश्किल हो। अब तुम बताओ मुझे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, किसी भी पार्ट पे कहीं पर भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है? अरे बताओ भाई, समझ आया? सेल्फ इंडक्शन कराया, म्यूचुअल इंडक्शन कराया, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस करवाए मैंने, सर्कुलर कॉइल्स वाले, सॉलिनॉइड कॉइल वाले। पल्ले पड़ा कुछ? बोलो बोलो। अब देखो ये चीज अभी नहीं कराई मैंने आपको, ये मैं अभी अगली क्लास कैरी ऑन करूंगा इस चीज को। और बात रही जैसे एसी जनरेटर जैसी चीज की, तो हाँ क्या होगा,
एक मिनट बात सुनो भाई, सुनो सुनो। क्लास पीछे भाई देखो ध्यान से एक बार, ये सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन तो क्लियर हो गया ना पूरी तरीके से। इससे पहले मैंने आपको लेंजेस दो बताया। चैप्टर में दो चीजें रहती है, एक इमोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक करवा चुका हूं, और एक आप लोगों का रहता है एसी जनरेटर, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। ओए रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 15 मिनट बाद करेंगे केमिस्ट्री वाला जो है ना, अभी नहीं ब्रेक नहीं दे रहा मैं, केमिस्ट्री है नहीं पता है, नोमेनक्लेचर कर ज्यादा। मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल भी वो हैवी टॉपिक नहीं लूंगा ना मैं। ए सुनो ना, तो मैं केमिस्ट्री में तुम लोगों को वो कराने वाला हूँ, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, ना कोई टॉपिक करा रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आपने जो नोमेनक्लेचर 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैं उसी को ही आपको रिपीट कराऊंगा, वही चीज कराऊंगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं कराने वाला, बहुत आसान चीज कराने वाला। लेकिन 5-10 मिनट में मैं आपको ना एसी जनरेटर पे ना डायरेक्ट फॉर्मूले वाली बात समझा देता हूँ। सीख लो कर लो। ए मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे बस, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। एसी जनरेटर वाली बात में कर लेते हैं, उसको करवा दूं। सुनो भाई, ओए बच्चों प्लीज चुप हो जाओ, बिल्कुल बोर्ड पे देखो। आ जाओ यूनिवर्सिटी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर शुरू करेंगे भाई क्लास थोड़ा चुप हो जाओ। मुझे तुम ये बताओ, हम लोगों ने ये समझा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कब होता है, बोलो जब फ्लक्स में चेंज होता है। बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि एसी जनरेटर पेपर में कैसे करके आना है, इसलिए बोल रहा हूँ ढंग से सुन लो। बस 5 मिनट लगेंगे बस, आप लोगों को एसी जनरेटर पता लग जाएगा एग्जैक्टली पेपर में क्या करना है। बिल्कुल बोर्ड में ठीक है, ढंग से सुन लोगे ना, एसी जनरेटर पे क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली कराओगे, पक्का बता रहा हूँ, बस बोर्ड में सुनना। मुझे तुम ये बताओ, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्लक्स में चेंज के कारण। और बंसी मुझे बताओ फ्लक्स में चेंज किस कारण से होता है? बी से ए से cos थीटा से। भाई आपने बी वाला पढ़ लिया था, मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो बी में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा बोलो? बी में। इससे फ्लक्स इंट्रोड्यूस कर लिया। एरिया वाला कैसे पढ़ा? एरिया वाला पढ़ा कि इस स्लाइडर को मैं आगे की तरफ मूव करूंगा तो एरिया में चेंज आएगा और फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ E इक्वल्स टू VLV। पढ़ाया मैंने आप लोगों को ये चीज। एंगल वाला मैंने आपको नहीं बताया। अब तुम बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। ये मेरे पास मेरी एक कॉइल है, कॉइल मतलब ऐसे वायर पड़ी, ध्यान सुन लो फिर वही बात। इस दीवार से उस दीवार पे ना मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो मुझे बताओ जरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस दीवार से इस दीवार पे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री। फ्लक्स बोलो कितना? 0। अभी फ्लक्स 0 है, मतलब इसमें से फील्ड पास नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अरे इसको एक पेज की तरह समझो, कुछ फील्ड ऊपर से निकल जा रही है, कुछ फील्ड नीचे से, तो फील्ड पास नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा, अब बताओ इसमें से फील्ड पास होंगी? समझ जाओ बस, ये वाली चीजें समझ गए तो बात बन जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास एक कॉइल ऐसे रखी हुई है, एक कॉइल ऐसे रखी हुई है और फील्ड उस दीवार से इस दीवार पे आ रही है, तो कुछ फील्ड ऐसे निकल रही है, कुछ फील्ड ऐसे निकल जा रही है, इसमें कोई फ्लक्स और क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, तो BA cos 90 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करूंगा तो इसमें फील्ड जाना स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे करके मैक्सिमम फ्लक्स भी हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, बिकॉज B ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे 0 cos 0 1 होगा, तो ऐसे मैक्सिमम फील्ड पास होंगी।
फिर दोबारा से फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, किसी कॉइल को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, तो कॉइल को रोटेट करते वक्त एक्चुअली मैं बी को चेंज कर रहा हूँ, ए को चेंज कर रहा हूँ, थीटा को चेंज कर रहा हूँ, थीटा को चेंज कर रहा हूँ। बी अभी भी उतना ही है, एरिया उतना ही है, बट एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो तीसरा वाला जो मेथड हमने नहीं पढ़ा था वो एंगल वाला है ना। तो जब मैं इस कॉइल को ऐसे रोटेट करूंगा, तनिषा 5 मिनट एक्टिव रहना बस आप लोगों को, ये कॉइल को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, तो मुझे बताओ जरा इस बार फ्लक्स इसमें पैदा होगा, इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इसकी फ्लक्स में चेंज आया तो ये अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब इसको हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से लगा देंगे तो उसमें ईएमएफ पैदा होने लग जाएगा। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बस वो बोर्ड पे सुनो 2 मिनट के लिए। मैंने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जितना फ्लक्स में चेंज होता है, और मुझे बताना जरा फ्लक्स में चेंज किस बात पे निर्भर करता है? PA cos थीटा पर। बोर्ड पे रहे बस, PA cos थीटा पर। अगर मेरी जो कॉइल में रोटेट कर रहा हूं, ध्यान देना बस 5 मिनट का खेल है, अगर जो मैं कॉइल रोटेट कर रहा हूं ऐसे करके उस कॉइल को रोटेट करते हैं, शाफ्ट लगा के से घुमाते हैं। आपने जैसी जनरेटर ऐसे देखा है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये क्या होता है बोलो? साउथ पोल। ये बीच में फील्ड जारी होती है और इसको हम ऐसे करके टरबाइन से रोटेट कर रहे हैं, जिस मर्जी चीज से रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हो तो बोलो क्या बदल रहा है? क्या बी बदल रहा है? नहीं सर। ए बदल रहा है? नहीं सर। क्या बदल रहा है? बोलो थीटा बदल रहा है ना। और मान लीजिए कि इसके ऊपर आप लोगों ने एन टर्न्स दिए हो, तो कितना आएगा बोलो? NBA cos थीटा। अच्छा भाई, एक आखिरी बात जो तुम्हें समझने वाली है ना इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो ये है कि ये एंगल कितना बनेगा। तो भैया जो एंगल होता है वो क्या होता है बोलो? ओमेगा टी। ओमेगा यहां पर क्या होता है बोलो? एंगुलर वेलोसिटी। सुनने की कोशिश करना है इसको। एंगुलर वेलोसिटी मतलब बोलो क्या होता है? एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड। अरे भाई, कोई इसको घुमा रहा है और कोई ना हर सेकंड में 5 डिग्री रोटेट कर रही है, हर सेकंड में 5 डिग्री ऐसे बढ़ जाती है, तो उसका 5 डिग्री पर सेकंड, ये इसका बोलो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बोलो? तो मुझे बताओ, अगर 1 सेकंड में 5 डिग्री है तो 5 सेकंड में 25 हो जाएगा, 6 सेकंड में 30 हो जाएगा। मतलब ओमेगा आपको बताता है एंगल कवर्ड ड्यूरिंग 1 सेकंड। तो इन द t सेकंड्स द एंगल कवर्ड विल बी ओमेगा t। अगर कोई मुझे बोलेगी कितने एंगल से रोटेट करेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? जितनी एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहा हूं इनटू t कर दो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आपको बताएगी एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड, एंड जितने समय के लिए घुमाया मैंने उससे t से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा पता लग जाएगा आप लोगों को। तो मैं बस ये कहूंगा कि यहां पर ना NB कांस्टेंट है, BB कांस्टेंट है, AB कांस्टेंट है, बस किस चीज में चेंज हो रहा है बोलो? थीटा में। और थीटा को बोलो मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा टी। थीटा को बोलो क्या लिखूंगा? सुनते चलो, अभी तुम्हें जनरेटर में समझ आ जाए क्या करना होता है। तो मैंने कहा भैया ना तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे कॉइल के, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना एरिया, बस चेंज हो रहा है बोलो क्या? थीटा। और थीटा बेसिकली क्या है बोलो? ओमेगा टी। वो डिपेंड कर रहा है कि मैं इसको कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। तो अगर मैं 1 सेकंड में ओमेगा एंगल घुमा रहा हूं तो t सेकंड में कितना घूम रहा होगा बोलो? t ओमेगा। तो बताओ कितना आएगा बच्चों? cos ओमेगा t। अब सर मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो जानते हो कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, तो ये प्लस हो जाएगा sin ओमेगा t। और ओमेगा t का चेन रूल के हिसाब से क्या आएगा? ओमेगा। अब ये वाला स्टेप जो है ना बाय वाले बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता होगा, और मैथ्स वाले बच्चों को बहुत इजी लगता होगा कि cos ओमेगा t का माइनस sin ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा। तो मुझे सब बच्चे बताओ रिजल्ट क्या बन गया? क्लास चुपचाप रहो और बोर्ड पे देखते रहो बस। बोलो क्या बनेगा? NBA ओमेगा sin ओमेगा t। दिस विल बी द EMF induced in AC। सुनो पूरी बात। एग्जाम में अगर आया तो ड्राइव तो छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा ड्राइव ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता है ना कि जब टाइम चेंज होगा तो EMF जो है वैल्यू बदलेगा। और आप लोगों को पता है कभी साइन 0 रिजल्ट देगा, कभी साइन की वैल्यू 1 होगी, कभी -1 होगी। उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, पता है सबको? मुझे बताना जरा इसका क्या मतलब होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी कभी ईएमएफ बोलो क्या होगा? E0। भूले तो नहीं हो? ये वाला बोलो क्या होगा? इसका क्या मतलब है? कौन मुझे बताएगा? E0 और -E0 का क्या मतलब है? और इस तरह के करंट का क्या मतलब है? सर किसी भी कॉइल के अंदर तुम लोगों ने AC सप्लाई लगा रखी है, तो तुम लोग जानते हो कि अपर साइकिल डिनोट करती है कि करंट P से Q जाएगा, और ये लोअर साइकिल डिनोट करती है Q से P जाएगा। बता रखा मैंने? चलो बोलो सब बच्चे। स्टार्टिंग में करंट इस हाफ साइकिल के लिए P से Q जाएगा, और क्या P से Q कांस्टेंट जाएगा? नहीं सर, P से Q में पहले बढ़ेगा 1 2 3 4 5, फिर P से Q में रहते ही 5 4 3 2 1 0 घटेगा, फिर Q से P आएगा, पहले बढ़ेगा नेगेटिव, बस दिखाना चाह रहा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो उल्टी तरफ से आएगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0। अरे समझो मेरी बात को, नहीं आ रही बात समझे? तो मुझे तुम ये बताओ, ये जो EMF है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है E0 P से Q में भी और Q से P में भी, जिसको हम E0 बोलते हैं। और मुझे बताएंगे जरा ये मैक्सिमम कब होगा? ये है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। E is maximum when sin omega t gives +1 या -1।
मुझे बताओ साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, +1 या -1? साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है ना, तो मैं कहूंगा मेरा जो ई है ना वो मैक्सिमम तब होगा जब ये 1 होगा। अच्छा 1 होगा तो बोलो कितना आएगा, NBA ओमेगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सभी बच्चे बस एक बात याद कर लो, ई नोट यानी जो ऑल्टरनेटिंग करंट जिस समय बन रहा होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, बोलो NBA ओमेगा। मतलब किस किस बात पर डिपेंड करता है, कितने टर्न्स है, कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या एरिया है इस कॉइल का, क्या एरिया है, और क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को बोलेंगे डिग्री पर सेकंड में नहीं देता, कितने डिग्री पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड में देता। किसमें देता बोलो, रेडियन पर सेकंड में। अब या तो वो ओमेगा देगा या थोड़ी और समझदारी, जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई ये होती है फ्रीक्वेंसी, वो हर्ट्ज में देगा आप लोगों को, है ना। तो बोलो कितना आंसर आ गया फाइनल, बोलो या तो ई नोट आप लोगों को वो मिलेगा या ई नोट आप लोगों को ये मिलेगा, 2 पाई न्यू NBA ये आप लोगों को मिलेगा। अब पूरी बात सुन लीजिए 2 मिनट बस ध्यान से। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, सर हमने पढ़ा था कि ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज कैसे कैसे हो सकता है सचिन, एक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, एक एरिया के चेंज से, और एक एंगल के चेंज से। जब एंगल के चेंज से हम फ्लक्स में चेंज करते हैं और ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो एसी जनरेटर का फिनोमेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रितिका नहीं आया समझ। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, NBA cos थीटा, थीटा ओमेगा टी है बच्चों। तो चेंज हमें पता है इसी में आ रहा है भैया, इस बार बाकी सारे बाहर आ जाएंगे, थीटा में चेंज आ रहा है, तो इतना आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बोलो, सब याद करो, मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलो, NBA ओमेगा। मैं क्यों बार बार मैक्सिमम वाले पे जोर दे रहा हूं, आप लोगों को पता है कि चेंज करेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, NBA ओमेगा। एक चीज देख लो बस, फिर मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। एक चीज देख लो, फिर मैं इसको क्लास को खत्म करूंगा। देखो बस यहां देखो, सुनो पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर प्रूव करने को बोला है 2 पाई F NBA, समझ गए आप लोग, 2 पाई न्यू NBA। अभी सिखाया मैंने आप लोगों को मैक्सिमम, प्रूफ की ड्राइव सारी न्यूमेरिकल बस 2 ही दिख रहे हैं मुझे, एक न्यूमेरिकल की एक ऊपर है, इसको पढ़ो एक बार, सब बच्चे पढ़ लो और जल्दी से आंसर बता दो। 54th क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं है, कैसी कॉइल है, उसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बोलो कितना है बच्चों, सब बच्चे बोलो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बोलो क्या 200 गुना में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ो, कितने टर्म्स हैं, टर्म्स पे ध्यान देना, क्या क्या टर्म मिल रही है, n मिल गया, a मिल गया। आगे बढ़ो, कह रहे हैं अबाउट द वर्टिकल डायमीटर विद द एंगुलर स्पीड, बोलो एंगुलर स्पीड सब बच्चे बोलो, एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B, बोलो कितना, 3 × 10 की पावर -2 टेस्ला। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल। आप मुझसे करंट पूछ लिया, आप तो ही मैं बता दे, अरे भैया करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय में रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय में ईएमएफ बताओ कितना होगा, NBA। कौन बच्चा है जो अभी भी नहीं निकाल सकता, NBA ओमेगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये ई नोट की वैल्यू आ जाएगी। आर इन्होंने नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, मैंने पीछे इसीलिए चेक करा था 20 का आंसर, तो उन्होंने आर को आर ही छोड़ा हुआ है, आर को आर ही छोड़ा हुआ, मतलब कि आर की वैल्यू दे देगा तो निकल जाएगा, अदरवाइज हम आर छोड़ देंगे। समझे नहीं भाई, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एसी जनरेटर से न्यूमेरिकल बना तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, मैक्सिमम ईएमएफ पूछता है, मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, NBA ओमेगा, और सारी वैल्यूज गिवन करता है। ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है, ये लास्ट है, एक सर्कुलर कॉइल है क्लास, इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस बोलो कितना है, 10 सेंटीमीटर, बोलो 0.1 मीटर इसका रेडियस है, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस है 0.1 मीटर, नवनीत यहां पर। उसके बाद बोलता है 20 टर्न्स है, 20 टर्न्स है, और क्या बोलता है, एंगुलर स्पीड बोलो 50 रेडियन पर सेकेंड, और क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो क्या बोलता है, पढ़ो क्या बोलता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो मुझे बताओ जरा मैक्सिमम कितना आएगा, सब बच्चे बोलो मैक्सिमम कितना आएगा, NBA ओमेगा, क्लास सुन लीजिए, NBA ओमेगा। अब बताओ n कितना, 20, B कितना, A कितना, अब ये तो क्या नहीं, सर्कुलर कॉइल है भाई, कोई भी बच्चा दिमाग लगा जाएगा, पाई आर स्क्वायर होएगा, है ना, और ओमेगा बोलो कितना 50, आर की वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा एवरेज ईएमएफ की बात करो ना, ये तो कौन सी ईएमएफ बोलो, पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ की अगर बात करोगे, ये तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें सीधा बता देता हूं, एवरेज ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम
और मिनिमम होती है 0, आप लोगों को पता है डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मतलब कि जो भी वैल्यू ई नॉट की आएगी प्लस में 0 डिवाइड बाय 2, मतलब कि एवरेज होती है ई नॉट बाय 2। एवरेज क्या होती है? ई नॉट बाय 2। नहीं समझे मेरी बात को? अरे भैया मिनिमम 0 है, मैक्सिमम ये है, तो एवरेज निकाल देंगे 0 प्लस में ई नॉट बाय 2, ठीक है। सो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया है, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया और फिर तुमसे मैक्सिमम करंट पूछा है, तो मैंने कहा भैया मैक्सिमम करंट कितना होगा, ई नॉट बाय में आर, ई नॉट निकल चुका होगा, आर 10 है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ एक भी अब एसी जनरेटर से तुम चीज देख लो, एसी जनरेटर से या तो तुम लोगों को सीधा उसका कंस्ट्रक्शन पूछेगा, ड्राइव पूछेगा, कंस्ट्रक्शन ड्राइव उसकी वर्किंग पूछेगा, या सीधा न्यूमेरिकल पूछ रहा है इसके ऊपर। देखो मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ईएमएफ, और कहीं पर कुछ नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो एसी जनरेटर अगर पेपर में आया तो तुम लोग क्या करके आओगे, तुम लोग एक तो ये ड्राइव कर देना भाई, ये ड्राइव छाप देना ऐसा कैसा, मैक्सिमम वाली वैल्यू भी छाप देना, और एक डायग्राम बना देना। एक क्या कर देना बोलो, डायग्राम तो बना सकते हो ना। ये था एसी जनरेटर। मुश्किल है बताओ जरा, कुछ लगा मुश्किल इसके अंदर? बोलो जल्दी से। इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स पूरे हो गए, बोलो कौन से? एक स्टार्टिंग का लेंजेस लॉ वाला पूरा टॉपिक, डायरेक्शन वाला, सेकंड सेल्फ इंडक्टेंस, थर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फोर्थ वन इज द एसी जनरेटर। बस मोशनल ईएमएफ के 13-14 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए आज, बस वही बच गए, उसके बाद सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ब्रेक है आप लोगों का 30 पे शुरू करेंगे, 30 पे बाकी जा सकते हैं।